हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी सार संग्रह। तो देखिए, इसमें हम लोग टॉपिक वाइज आज से सारे ही प्रश्न को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम लोग हिस्ट्री का प्रश्न को डिस्कस करेंगे। तो 2 से 3 या मतलब 4 से 5 पार्ट में लेकर जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न हैं मध्यकालीन भारत, उससे सारे संबंधित क्लास को हम लोग इस पर अपलोड कर देंगे। तो आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सारे ही प्रश्न और वन लाइनर है। तो ये इसका देखिए, बुक का यह सीरीज नंबर 15 है। अगर ये पुराने वाले बुक हैं, अगर जो भी स्टूडेंट नए बुक ले लिए होंगे या नहीं लिए होंगे, तो इस क्लास के बाद मैं टेलीग्राम पे पीडीएफ को अपलोड कर दूंगा। बस आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना है। वहाँ पे इसका पीडीएफ को अपलोड किए जाएंगे। तो ये थे पुराने वाले बुक हैं 15 सीरीज का, और इसी का न्यू वर्जन में आ गया है। अगर किसी के पास ये वाला बुक है तो आप उससे भी देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें सारे अपडेटेड हैं, बजट हैं, पद्म पुरस्कार और भी जीआई टैग। तो धीरे धीरे कर कर हम लोग सारे बुक को खत्म कर देंगे। तो चलिए, आज का इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं मध्यकालीन भारत को। तो आप लोग बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नए जितने भी हैं। तो देखिए, यह मध्यकालीन भारत का इतिहास का ये प्रारंभ हो रहा है। तो यह फर्स्ट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। यह सारे ही प्रश्न वन लाइनर में है। कोशिश कीजिएगा आप लोग ध्यान से सुनने का। स्टार्ट करते हैं। आप लोग इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, अन्यथा मैं पीडीएफ को शेयर कर दूंगा। क्या फर्स्ट है कि भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी थे, तो यह मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो यह अरब के निवासी थे। अगर बात किया जाए तो यह अरब देश से आए थे। नेक्स्ट है कि वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण जो किसके नेतृत्व में किया गया था? तो यह उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। देखिए, यहाँ पे जो कॉलम में दिया हुआ है, तो नोट पॉइंट है कि वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध का राजा दाहिर को पराजित कर ठट्टा के समीप स्थित देवाल बंदरगाह को अपने अधिकार में कर लिया था। तो ये भी पॉइंट है, तो इसको आप लोग नोट डाउन भी कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? तो सिंध के क्षेत्र की बात कर रहा था। अंतिम विजय इन्होंने मुल्तान यानी स्वर्ण नगरी पे किया था। नेक्स्ट है कि भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो जजिया कर की बात किया जाए, जो कि मुसलमानों पर लगाए जाते थे, तो यह मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था प्रथम बार जजिया कर। नेक्स्ट है कि सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? तो यह ऊंट पालन तथा खाजू की मतलब खजूर की खेती जो सर्वप्रथम सिंध क्षेत्र में अरबों आया था, तो यह चालू किया था, ऊंट को पालन करना और खजूर की खेती करना। अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि अरबों के पश्चात भारत में किस विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो यह तुर्कों का आगमन हुआ था। नेक्स्ट है कि तुर्की में गजनवी वंश की नेक्स्ट है कि तुर्की में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो यह अल्पतगिन गजनवी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो तुर्की की बात कर रहा है, तो हो जाएंगे सुबुक्तगिन गजनी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो 712 की बात कर रहा है। तो 712 मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था। यह कई बार प्रश्न को पूछे गए हैं एग्जाम में। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम आक्रमण शासक कौन था, कब किया था? तो यह कई बार प्रश्न आ चुके हैं। नेक्स्ट है कि सुबक्तगिन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो यह जयपाल को पराजित किया था। ऑप्शन माफ कीजिएगा, ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी के द्वारा 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो भीम प्रथम हो जाएगा। देखिए, इस पॉइंट से करीब 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं। पहला तो प्रश्न बन सकता है कि महमूद गजनवी के द्वारा सोमनाथ के मंदिर पर कब आक्रमण किए गए थे? एक ये भी प्रश्न बनता है। दूसरा प्रश्न ये भी बनेगा कि 1025 में किस शासक के द्वारा सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था? तो महमूद गजनवी। एक ये भी प्रश्न बनता है कि देखिए, जो कि दिया हुआ है कि यह पूछ देगा कि सोमनाथ मंदिर किस राज्य में है? तो यह गुजरात में है। फिर से पूछ देगा कि अभी जो इसमें प्रश्न दिया हुआ है, उस समय वहाँ के शासक कौन थे? तो भीमा प्रथम। तो आप इसे अच्छे से सुनिएगा, कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इनके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धर्म संप्रदा को लूटना न, क्योंकि साम्राज्य की स्थापना करना था।
यह आक्रमण इसलिए करता था ताकि यहाँ से लूट पाट कर सोने चांदी जितना भी हो अपने देश में ले जाए और यहाँ धर्म फैलाकर मतलब देश को बर्बाद करना चाहता है, तो ऐसे समझ जाइए। नेक्स्ट चलिए इसमें पॉइंट हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? यह अलबरूनी था। नेक्स्ट है कि अलबरूनी द्वारा किताब उल हिंद यानी उत्वी द्वारा किताब उल यामनी और फिरदौसी पूर्व का होमर का शासनामा नामक पुस्तक की रचना की। आप लोग इस पॉइंट से नहीं समझे, देखिए बेसिकली इस पॉइंट में 3 बुक का चर्चा किया गया है लेखक का। तो अलबरूनी के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया था? तो उल हिंद, वे पुस्तक थे उल हिंद, यहाँ क्या है उल हिंद। नेक्स्ट था कि उत्वी के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था? तो यामिनी हो जाएंगे। और फिरदौसी के पूर्व होमर द्वारा शाहनामा पुस्तक को लिखा गया था। तो इस तरह से इसमें 3 पुस्तक की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया था? तो यह 1175 में और मुल्तान के विरुद्ध किया गया था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 में अणिहरवाला, क्या है कि अणिहरवाला यानी पाटन जो आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो यह भीम द्वितीय के द्वारा पराजित कर दिया गया था मूलराज। यहाँ पे दिए हुए हैं कुछ इंपॉर्टेंट कि त्राइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो यह मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1191 में हुआ था, मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। और द्वितीय युद्ध 1192 में, तो मोहम्मद गौरी विजय थे। पहला में मोहम्मद गौरी का हार हुआ था, दूसरा में विजय हो गया था यानी जीत गया था। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है, त्राइन का प्रथम युद्ध द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी ने कनौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चंदावर के युद्ध यानी 1194 ईस्वी में पराजित किया था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? ये थे शेख मुइजुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट दिया हुआ है कि सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो यह मोहम्मद गौरी के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है कि बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी एक ही साधारण दास मतलब दास था जिसे बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विश्वविद्यालय यदि विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। यह पॉइंट है, अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलाम द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो देखिए उसका 3 गुलाम कौन थे? तो एक तो हो जाएंगे यालदौज या कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक, यह तीनों हो जाएंगे। एक यहाँ पे दिया हुआ है नोट डाउन में प्रश्न कि भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अरबों द्वारा। देखिए हम लोग वहाँ एक वंश को हम लोग खत्म कर दिए, कौन सा था? तो भारत पर मुस्लिम का आक्रमण था, जो फर्स्ट चैप्टर। यहाँ पे सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो रहा है गुलाम वंश। गुलाम वंश की बात किया जाए तो गुलाम वंश 1206 से 1290 तक इसका राज चला था यानी शासक था। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि हम लोग आगे वाले पॉइंट में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट प्रश्न है कि गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज अभिषेक किस स्थान पे किया गया था? तो लाहौर में किया गया था। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया था? तो लाहौर को घोषित किया था, जो कि अभी वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ पे पॉइंट वाला है, जो कि इसे VVI माना जाता है। आप लोग जरूर इसे 1-2 बार याद कर लीजिएगा कि भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, इन्हें केवल मलिक और सिपाह सलाह पर धारण किया, यानी मलिक और सिपाह सलाह का उपाधि इन्होंने धारण किया था। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो उदारता और अत्यधिक दान देने की वजह से इन्हें लोग लाख बख्श की उपाधि दिए थे। नेक्स्ट है कि अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो अगर इसे बात किया जाए नमाज पढ़ने के लिए, तो इसे कुरान खवा कहा गया था।
और दान देने के लिए इसे लाख बख्श और कुरान के लिए कुरान खावा। नेक्स्ट है कि भारत की प्रथम मस्जिद यानी कुवैत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु की बात किया जाए तो वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर मतलब गिरने की वजह से इन्हें हो गया था मृत्यु। देखिए 1206 में, ये पॉइंट नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अपदस्थ कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो इनको मतलब बनाने नहीं दिया और इल्तुतमिश इसका शासक बन गया था। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत के सूबेदार थे? तो यह बदायूं प्रांत के सूबेदार थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इल्तुतमिश का। कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए वो तो हो गए इस्लाम गुलाम वंश के, लेकिन यहाँ पे वास्तविक संस्थापक जैसे पूछेगा तो यहाँ पे इल्तुतमिश हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसे दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्रदान की। नेक्स्ट है कि इल्तुतमिश ने 40 अयोग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर किस दल का गठन किया? तो तुर्काय चहलगानी यानी 40 दल कहलाते थे, इस दल का नाम था। नेक्स्ट है कि मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो यह इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की। इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है कि भूमि को लेने वाले इक्तादार। नेक्स्ट है कि वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो एकमात्र महिला थी रजिया सुल्तान, 1236 में बैठी थी। इसके जितने सारे भी पॉइंट हैं सारे ही वीवीआई हैं, क्योंकि सारे पॉइंट से क्वेश्चन इसमें बनते हैं और कई बार प्रश्न को पूछा गया है। आपको अगर विश्वास नहीं होता होगा तो आप हिस्ट्री का प्रश्न खोलकर प्रीवियस ईयर जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है कि रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पर नियुक्त किया था? मतलब जो गुलाम याकूत था तो किस पद उसको मिला था? तो अमीर आखुर का पद उसे दिया गया था। नेक्स्ट है कि रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठाया? तो देखिए बरहमान शाह को दिल्ली की गद्दी पे बैठवा दिया था। नेक्स्ट है कि बरहराम शाह को कार्यकाल के नायाब मुमलिक का पद सृजन किया गया जिससे ही संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद का सर्वप्रथम व्यक्तिगत को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट था कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब मुमालिक पद से नियुक्त किया था? तो नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा पद से नियुक्त किया था? तो नायाब मुमालिक। नेक्स्ट है कि बलबन को उल्लू खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो नसरुद्दीन महमूद ने उल्लू खां की उपाधि दिया था बलबन को। नेक्स्ट है कि दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कायत चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? तो यह बलबन ने समाप्त कर दिया था तुर्कायत चहलगानी को। नेक्स्ट है कि अपने विद्रोहियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो यह बलबन था। नेक्स्ट दिया हुआ है कि बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राजस्व को नियाबते खुदाई ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्हे इलाही यानी ईश्वर का छाया कहा था। किसने कहा था? तो प्रथम सुल्तान ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिजदा एवं पबोस प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? तो यह बलबन हो जाएंगे। देखिए सारे प्रश्न भी आई हैं। नेक्स्ट है कि बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की थी? तो यह दीवान अर्ज के नाम से स्थापना किए थे। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन की उमर था। नेक्स्ट प्रश्न है कि इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का का क्या कहलाता था? तो इसे जिद्दल कहा जाता था। और आज का इस देखिए आखिरी पॉइंट है। नेक्स्ट है कि नसरुद्दीन महमूद एवं शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का अहमद जो आदम सुल्तान कहा था। तो आज हम लोगों ने
2 वंश के बारे में इसमें चर्चा की है। नेक्स्ट वीडियो में आगे जितने भी आने वाले वंश हैं उसको हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगेंगे या सीरीज आप लोग को अच्छा लगेंगे तो कंटिन्यू किया जाएगा, अन्यथा अगर आप लोग इस पे रिस्पॉन्स नहीं देंगे तो ये सीरीज बंद कर दिए जाएंगे। तो आप लोग अपना रिस्पॉन्स दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।